Chapter 1 The Causes of Constitutional Change एरिस्टोटल बुक 5 के चैप्टर 1 में ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस चेंज क्यों होती हैं। वो कहते हैं कि स्टेसिस यानी सिविल स्ट्राइफ या रेवोल्यूशन पॉलिटिकल लाइफ का नेचुरल हिस्सा है और बार बार होता रहता है। एरिस्टोटल रेवोल्यूशंस को दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक वो जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देती हैं और दूसरी वो जो सिर्फ इस बात को चेंज करती हैं कि पावर किसके पास हो, सिस्टम वही रहता है। उनका कहना है कि रेवोल्यूशंस की असल वजह इनजस्टिस या फिर इनजस्टिस का परसेप्शन होता है, खास तौर पर जब बात आती है वेल्थ, ऑनर या पॉलिटिकल पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की। कुछ लोग इसलिए रिवोल्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा, जबकि कुछ इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा होता है और वो डर रहे होते हैं कि कहीं ये सब खो ना दें। एरिस्टोटल वॉर्न करते हैं कि छोटी छोटी इनइक्वालिटीज अगर इग्नोर की जाएं तो वो बड़े पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल सकती हैं। इसलिए वो एम्फेसाइज करते हैं कि लीगल और कल्चरल मैकेनिज्म्स के जरिए इन इश्यूज को टाइम पर एड्रेस करना जरूरी है। उनके मुताबिक अगर किसी स्टेट को स्टेबल रहना है तो उसे फैक्शनलिज्म के कॉजेस को समझना और पहले से एंटिसिपेट करना होगा, वरना सिस्टम इजीली डिस्टर्ब हो सकता है। चैप्टर 2 पर्सनल एम्बिशन एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट एरिस्टोटल चैप्टर 2 में रेवोल्यूशंस की स्पेसिफिक वजूहात को एक्सप्लेन करते हैं, जहां वो पर्सनल एम्बिशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट को सबसे बड़ा फैक्टर बताते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर वो लोग जो पहले से पावर या ऑनर में होते हैं, जब उन्हें इग्नोर या अंडर वैल्यू किया जाता है तो वो अपनी पोजीशन वापस हासिल करने के लिए आवाम के इश्यूज को यूज करते हैं, यानी वो पब्लिक ग्रीवेंसेस को अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। एरिस्टोटल बताते हैं कि ओलिगार्कीज में गरीब लोग बराबरी और वेल्थ हासिल करना चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेसीज में अमीर लोग अपनी वेल्थ और स्टेटस खो देने से डरते हैं। इस तरह रिच और पुअर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट सबसे कॉमन वजह बनता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। उनका मेन पॉइंट यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि ये क्लास टेंशन्स को मैनेज करे, ताकि ना कोई एक एक्सट्रीम डोमिनेट करे और ना सिस्टम इम्बैलेंस हो। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लोग अक्सर जस्टिस या पब्लिक गुड के नाम पर एक्ट करते हैं, लेकिन असल में उनका मोटिव पर्सनल इंटरेस्ट होता है। इसलिए लेजिस्लेटर्स के लिए ये चैलेंज होता है कि वो ऐसे लॉज और इंस्टीट्यूशनल लिमिट्स बनाएं जो इन एम्बिशंस को कंट्रोल करें और पावर को बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस बाय कॉन्स्टिट्यूशन एरिस्टोटल चैप्टर 3 में ये एक्सप्लेन करते हैं कि रेवोल्यूशंस हर कॉन्स्टिट्यूशन में एक जैसी नहीं होती, बल्कि हर सिस्टम की अपनी स्पेसिफिक वीकनेसेस होती हैं। डेमोक्रेसी में अक्सर रेवोल्यूशन तब होती है जब गरीब लोग कंप्लीट इक्वालिटी या सुपीरियरिटी चाहते हैं और डेमागॉग्स उनके इमोशंस को भड़काकर सिस्टम को अनस्टेबल बना देते हैं। ओलिगार्की में दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। एक तरफ वो गरीब लोग जो सिस्टम से बाहर होते हैं, पावर हासिल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ अमीर लोगों के अंदर ही इंटरनल डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। एरिस्टोक्रेसी में जो वर्च्यू पर बेस होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब या तो वर्दी लोगों को इग्नोर किया जाता है या फिर कुछ एलीट फैमिलीज तमाम ऑनर्स पर कब्जा कर लेती हैं। मॉनर्की खास तौर पर टिरनी में रेवोल्यूशंस अक्सर रूलर के जुल्म, इंसल्ट्स या इलीगल एक्शंस की वजह से होती हैं, जो लोगों को रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती हैं। एरिस्टोटल का मेन पॉइंट यह है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के तरीके भी डिफरेंट होने चाहिए। उनके मुताबिक स्टेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब लॉज, एजुकेशन और लीडरशिप को उस स्पेसिफिक सिस्टम के मुताबिक डिजाइन किया जाए, ताकि जो नेचुरल कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन है उन्हें पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए बिफोर दे टर्न इनटू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट या सिस्टम कोलैप्स। चैप्टर 4 इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड परसीव्ड इनजस्टिस एरिस्टोटल चैप्टर 4 में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और परसीव्ड इनजस्टिस के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अपने आप में रेवोल्यूशन का सबब नहीं बनती, जब तक उसके साथ इनजस्टिस का एहसास ना हो। अगर अमीर लोग अपनी दौलत का यूज करके दूसरों पर डोमिनेट करें या गरीबों के साथ तहकीर का रवैया रखा जाए तो ये ग्रीवेंस को और स्ट्रांग बना देता है, जो आखिरकार बगावत तक ले जाता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि इक्वल सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं कि सबके पास बराबर वेल्थ हो, बल्कि यह है कि सबको लॉ के सामने बराबरी मिले और जस्टिस तक इक्वल एक्सेस हो। वो उन कॉन्स्टिट्यूशंस को क्रिटिसाइज करते हैं जहां पब्लिक ऑफिसेज खरीदे जाते हैं या इनहेरिटेड होते हैं या सिर्फ एक क्लास के पास मोनोपोली होती है, क्योंकि ये रिजेंटमेंट पैदा करता है। दूसरी तरफ अगर डेमोक्रेसी में अमीरों की वेल्थ को ज़बरदस्ती कॉन्फिस्केट किया जाए या उसकी वैल्यू कम की जाए तो वो भी स्टेट के खिलाफ साजिश करने लगते हैं। इसलिए एरिस्टोटल एम्फेसाइज करते हैं कि पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो ऑपरेशन और एक्सक्लूजन के विजिबल साइंस को कम करें, जैसे एक्सट्रीम लग्जरी, वेल्थ का ज़्यादा डिस्प्ले या बहुत ज़्यादा गरीबी। उनका मेन पॉइंट यह है कि अगर मॉडरेशन न हो तो अमीर और गरीब दोनों स्टेट के दुश्मन बन जाते हैं। अमीर डोमिनेंस चाहते हैं और गरीब बदला लेना चाहते हैं। इसलिए एक बैलेंस सिस्टम ही स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकता है। चैप्टर 5 द रोल ऑफ पॉलिटिकल एरर्स
एरिस्टोटल चैप्टर 5 में ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नहीं बल्कि पॉलिटिकल मिस्टेक्स की वजह से भी गिर सकती हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स हाईलाइट करते हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करना, कॉम्प्रोमाइज ना करना, गलत लोगों को पावर देना और लॉज को बार बार चेंज करना। इन सब चीज़ों से मिसट्रस्ट पैदा होता है और वो ग्रुप्स दूर हो जाते हैं जो सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर गरीबों को इग्नोर किया जाए तो अनरेस्ट पैदा होता है, जबकि ओलिगार्की में अगर पावरफुल एलीट्स को नाराज किया जाए तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। इसी तरह अगर नए लॉज या पॉलिसीज बिना प्रॉपर प्रेपरेशन और कंसेंट के इंट्रोड्यूस की जाए तो लोगों में कन्फ्यूजन और रेजिस्टेंस बढ़ता है। वो वॉर्न करते हैं कि इवन एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी फेल हो सकता है अगर रूलर्स एरोगेंस के साथ गवर्न करें या उनका रवैया अनजस्ट लगे। इसलिए लीडर्स के लिए ज़रूरी है कि वो प्रूडेंस और एथिकल मॉडरेशन दिखाएं। उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले से समझना चाहिए, रूल्स को वाइजली एडजस्ट करना चाहिए और बिना ज़रूरत पावरफुल ग्रुप्स को प्रोवोक या इंसल्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि वो लॉ के अंडर जस्टिफाइड ना हो। चैप्टर 6 मिलिट्री पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। एरिस्टोटल चैप्टर 6 में मिलिट्री पावर के रोल को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि अक्सर रेवोल्यूशंस में आर्मी डिसाइसिव फैक्टर होती है। अगर आर्मी आवाम के साथ लॉयल हो तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर वो ओलिगार्क्स या मोनार्क्स को सपोर्ट करे तो सिस्टम एरिस्टोक्रेसी या टिरनी की तरफ चला जाता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और लीडरशिप को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डिज़ाइन करना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि सोल्जर्स जनरल पॉपुलेशन से आएं ताकि पावर बैलेंस्ड रहे, जबकि ओलिगार्की में ये कंसर्न होता है कि वेपन्स का कंट्रोल किसके पास है। इसलिए वो इस बात को मैनेज करते हैं कि मिलिट्री स्ट्रक्चर उनके सिस्टम को चैलेंज ना करे। वो ये भी वार्न करते हैं कि अगर कोई मिलिट्री लीडर ज़्यादा पावरफुल हो जाए और इंडिपेंडेंटली एक्ट करे तो वो आसानी से पावर सीज कर सकता है। हिस्टोरिकल मिसालों में वो साइरस और कुरिंथ का जिक्र करते हैं, जहां कई टिरनीज इसी तरह शुरू हुई कि जनरल्स ने सिविल डिसऑर्डर का फ़ायदा उठाकर अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश कर ली। एरिस्टोटल का मेन पॉइंट यह है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करती है कि वो अपनी मिलिट्री को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कौन उसे कंट्रोल करता है और क्या वो लॉ के अंडर काम करती है या किसी इंडिविजुअल की पर्सनल एम्बिशन के लिए। चैप्टर 7 हाउ टिरनीज अराइज एंड फॉल। एरिस्टोटल चैप्टर 7 में टिरनी के राइज और फॉल को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि टिरनी दो मेन तरीकों से उभरती है। पहला, जब डेमोक्रेसी में डेमागॉग्स धीरे धीरे पावर अपने पास कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस को खत्म कर देते हैं, जिससे सिस्टम वन मैन रूल में बदल जाता है। दूसरा, जब ओलिगार्की के अंदर आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ जाते हैं कि एक स्ट्रांग लीडर उभरकर सब पर कब्जा कर लेता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि टिरनीज अपनी सर्वाइवल के लिए फियर, सर्वेलेंस, एजुकेशन को कंट्रोल करना और सिविक ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करना जैसी टैक्टिक्स यूज करती हैं। ऐसा रूलर कॉमन गुड के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी पावर मेंटेन करने के लिए रूल करता है, जहां डिसेप्शन और फोर्स का यूज होता है। लेकिन वो ये भी क्लियर करते हैं कि टिरनी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। उनका डाउनफॉल अक्सर तब होता है जब एलिट्स हिम्मत पकड़ लेते हैं, अवाम का गुस्सा एक्शन में बदल जाता है या टायरेंट खुद ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलतियां करने लगता है। कई दफ़ा असैसिनेशंस, रिवोल्ट्स या फॉरेन इंटरवेंशन भी उन्हें गिरा देते हैं। एरिस्टोटल का फाइनल पॉइंट यह है कि टिरनीज इनहेरेंटली अनस्टेबल होती हैं क्योंकि वो लोगों को अपने खिलाफ कर देती हैं और रूलर और रूल के दरमियान ट्रस्ट या दोस्ती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। इसके बरक्स स्टेबल मोनार्कीज वो होती हैं जो लॉ के मुताबिक, मॉडरेशन के साथ और पब्लिक सपोर्ट के जरिए रूल करती हैं। चैप्टर 8 मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशंस। एरिस्टोटल चैप्टर 8 में कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टेबल रखने के लिए बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को सिर्फ लॉज बनाने से नहीं बचाया जा सकता, बल्कि उन्हें प्रिजर्व करने के तरीके भी ज़रूरी हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका ये बताते हैं कि सिटीजन्स को उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के मुताबिक एजुकेट किया जाए ताकि वो खुद उस सिस्टम की वैल्यू समझें और उसे प्रोटेक्ट करें। हर रिजीन का अपना एक टाइप का वर्चू होता है। डेमोक्रेसी में सिविक इक्वालिटी, एरिस्टोक्रेसी में मेरिट और मोनार्की में लॉ की पाबंदी, और लोगों को इन चीज़ों की ट्रेनिंग देनी चाहिए। एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि वेल्थ और पॉवर्टी के एक्सट्रीम्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि यही फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह बनते हैं। इसी तरह पावर को बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है ताकि कोई एक ग्रुप ज़्यादा देर तक कंट्रोल ना रखे। इसके लिए वो टर्म लिमिट्स, रोटेशन ऑफ ऑफिसेज और डिफरेंट क्लासेस के दरमियान शेयर्ड गवर्नेंस को रेकमेंड करते हैं, जिससे लोगों को सिस्टम में इंक्लूजन का एहसास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूलर्स किसी भी ग्रुप को ह्यूमिलिएट ना करें। उन्हें स्ट्रांग होना चाहिए लेकिन रिस्पेक्टफुल भी। ऑनर्स को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करें और फेवरेटिज्म या बदले की सियासत से बचें।
एरिस्टोटल का फाइनल पॉइंट यह है कि कॉन्स्टिट्यूशंस फोर्स से नहीं बल्कि लोगों की कंसेंट, फेयरनेस और लॉफुलनेस से जिंदा रहती हैं। चैप्टर 9, द रोल ऑफ लॉ इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। एरिस्टोटल चैप्टर 9 में लॉ यानी नॉमोस के रोल को सेंट्रल इंपॉर्टेंस देते हैं और बताते हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेबिलिटी का दारोमदार लॉस पर होता है, ना कि इंडिविजुअल्स की पर्सनल विल पर। वो कहते हैं कि रूलर्स को खुद भी लॉ के अंडर रहना चाहिए, क्योंकि लॉ कंसिस्टेंसी पैदा करता है, बायस को कम करता है और पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करता है। एरिस्टोटल वार्न करते हैं कि अगर लॉज को बार बार या बिना रीजन के चेंज किया जाए तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है और फैक्शनलिज्म बढ़ता है। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि लॉज को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर चेंज करना जरूरी हो तो वो क्लियरली जस्टिफाइड हो और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक हो। वो उन सिस्टम्स को क्रिटिसाइज करते हैं जहां पर्सनल डिसीजंस, मॉब रूल या टेम्पररी पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स लॉज पर ओवरराइड कर जाते हैं, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिसेस स्टेट को अनस्टेबल बना देते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि लॉ को रीजन रिफ्लेक्ट करना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड लेजिस्लेटर्स की डिलिबरेशन से बनाना चाहिए, ना कि लोगों के टेम्पररी इमोशंस या किसी एक क्लास के फायदे के लिए। उनका फाइनल पॉइंट यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए सिर्फ पब्लिक पार्टिसिपेशन या एलीट विजडम काफ़ी नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग लीगल रेस्ट्रेंट भी उतनी ही ज़रूरी है, जो सिस्टम को बैलेंस और स्टेबल रखती है। चैप्टर 10, द डेंजर ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स। एरिस्टोटल चैप्टर 10 में अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए ये वार्न करते हैं कि छोटी छोटी गलतियां अगर टाइम पर ठीक ना की जाएं तो बड़े खतरों में बदल जाती हैं। एक गलत मैजिस्ट्रेट का सिलेक्शन, एक अनफेयर ट्रायल या किसी छोटी ग्रीवेंस को इग्नोर कर देना धीरे धीरे मिसट्रस्ट और रिजेंटमेंट पैदा करता है, जो आखिरकार साजिशों और कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स इन छोटी प्रॉब्लम्स को इनसिग्निफिकेंट समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये इश्यूज अक्यूमुलेट होते रहते हैं और जब लोगों की बर्दाश्त की हद क्रॉस हो जाती है तो फैक्शंस उभर आते हैं। इसलिए रूलर्स के लिए ज़रूरी है कि वो शुरुआती साइंस ऑफ डिसकंटेंट को पहचानें और उन्हें बढ़ने से पहले ही एड्रेस करें। वो इस बात को मेडिसिन की मिसाल से समझाते हैं। जिस तरह बीमारी को अर्ली स्टेज में ट्रीट करना आसान होता है, उसी तरह पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी शुरू में ही कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, वरना वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर देती हैं। उनका फाइनल मैसेज ये है कि गुड गवर्नेंस सिर्फ बड़ी रिफॉर्म्स का नाम नहीं, बल्कि कांस्टेंट मेंटेनेंस, बैलेंस और सिटीजन्स की मॉरल और इमोशनल स्टेट पर तवज्जो देने का नाम है, जो मिलकर एक स्टेबल और लास्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं।